हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा लीजिए। उसामा 16 के, उसामा कासिम, मोहम्मद कासिम, सजल, प्रेजेंट सर। नबीहा, प्रेजेंट सर। जुनेद, उसामा शरीफ, प्रेजेंट सर। अमल, अमल, प्रेजेंट सर। अरीब, प्रेजेंट सर। अबू हुरैरा, प्रेजेंट सर। शहजादी फातिमा, शहजादी फातिमा, तूबा, प्रेजेंट सर। हसनैन, अली हसनैन, मारिया, मारिया नहीं, फिजा, प्रेजेंट सर। शहरियार, प्रेजेंट सर। अब्दुल हक, वरीशा, प्रेजेंट सर। अली जैन, जैन अली। प्रेजेंट सर। कोई रहा तो नहीं? अच्छा जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन चलने से पहले मैं ये बताइए कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मिल गया सबको? यस सर। ठीक है, उसमें मैंने सारी डिटेल लिख दी है, पेपर भी साथ में दे दिया है, तो ज़रा उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है भाई? ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है सर। लास्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग इसको सबमिट करेंगे। अच्छा जी, अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं अपनी। व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? जी सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोरियर एनालिसिस पढ़ा था और उसकी सिमेट्रीज देखी थी सारी, और मैंने आखिर में यहाँ छोड़ा था कि हमारा जो आउटपुट आया था वो कौन सी क्लास आई थी। तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि जो हमारी आउटपुट आई है वो कौन सी क्लास आई है, यानी जो केसेस थे कौन सा केस आया, बताइए। स्क्वायर वेव आई थी ना हमारा आउटपुट? हमारा यस आउटपुट सर। स्क्वायर वेव आई थी ना? ये कौन सा केस था? भूल गया? आप लोगों ने बताया नहीं था? केस 5, और प्लस हाफ वेव सिमेट्री, जिसमें ए नॉट ज़ीरो होता है, ए एन भी ज़ीरो होता है, और बी एन आपको फाइंड आउट करना था। मैंने कहा था इसको कर लीजिएगा, कुछ ट्राई किया था? हेलो, आवाज़ आ रही भाई? बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा देखिए, कुछ इसी तरह से हमारा ये पी एन का यस सर। फॉर्मूला, तो इसको हम ट्वाइस कर लें। दो है ना, यहाँ तक इंटीग्रेट करके ट्वाइस कर सकते हैं ना? तो ये बचेगा क्या? यस। यही आएगा ना? यस सर। तो
ये आ गई इंटीग्रेशन। तो ये ओमेगा होता है, ये 2 पाई/T0 होता है ना, तो T0 से T0 कट गया, 2 पाई से 2 से 2 कट गया, तो पाई बच गया। VS/n पाई, क्या ख्याल है? हैं? जी सर। और यहाँ पर भी ये ओमेगा होता है 2 पाई/T0, तो T0 से T0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो cos n पाई। यहाँ तक बताएं, क्लियर है सबको? हम्म। सर VS अपॉन पाई। अब देखें, आपके पास, आप जानते हैं n हमेशा ऑड होगा, इवन के लिए तो वैसे ही 0 हो जाता है सब कुछ, क्योंकि ये हाफ वेव है। तो n इक्वल टू ऑड होगा ना, तो ऑड का क्या मतलब होता है? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे 1 कॉस, या तो cos पाई होगा, या cos 3 पाई होगा, या cos 5 पाई होगा। cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई एक ही जगह का नाम है, और उसका नाम क्या है बताइए? 180 डिग्री। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ? और cos 180 होता है -1, यानी 1 माइनस -1। तो ये 2VS/n पाई नहीं बन गया? सर ये bn में जो आपने T0 के ऊपर न्यूमरेटर लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे जी सर। 2 × 2। यहाँ तक क्लियर? अब आखिरी हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास फोरियर की इक्वेशन है। वो क्या है? V0 बराबर है समीशन n इक्वल टू 1, 3, 5, और नंबर्स आते हैं। और यहाँ क्या आएगा? 2VS/n पाई n ओमेगा t। जी बताइए, ये बनेगा फोरियर? ये नहीं बनेगा, चेक करें। बताइए, फोरियर बनेगा? यस सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब लिखिए, instantaneous value of fundamental component of output voltage. Instantaneous value of fundamental component of output voltage. Instantaneous value of fundamental component of output voltage लिख लिया? बताए? हेलो? वैल्यू ऑफ Instantaneous value of fundamental component of output voltage लिख लिया? यस सर। ओके सर। तो फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। तो V0 1, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट है, cos ओमेगा t। नहीं, cos कहाँ से आ गया? साइन है ना, ये तो साइन ओमेगा t। ये पहली चीज आ गई। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। दूसरी चीज लिखें, पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। वो क्या होगी? पीक वैल्यू सर n को इंफिनिटी रख दो। 2VS/पाई होगी। n को इन्फिनिटी कर देगा, पागल हो गए हो? पीक वैल्यू फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगी? 2VS/पाई। सही है? तीसरा लिखें, RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। वो क्या होगी? RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट बताइए। स्क्वायर हाँ, 2bs स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। सॉरी, दोबारा बोलो। सर स्क्वायर करेंगे ठीक। मैं कह रहा हूँ कि RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगी? रूट रूट हाँ, 2bs ओवर पाई इनटू अंडर रूट। क्यों? अंडर वजह? रूट हो जाएगा। वजह, रीजन? तो रीजन? पी को में चेंज किया है। मैं पूछ रहा हूँ रीजन क्या है? नहीं जवाब दे रहे।
भाई रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल कंपोनेंट प्योर साइन वेव होगी इसलिए, वरना आरएमएस वैल्यूज तो हर चीज की डिफरेंट आप निकालते चले आ रहे हैं। 10 दफा आपको ये बात बता चुका हूँ कि √2 का रट्टा नहीं लगाना। यहाँ पर चूंकि फंडामेंटल कंपोनेंट होती ही साइन वेव है, बताया नहीं था हर वेव का फंडामेंटल साइन होता है, प्योर साइन, और ये क्वेश्चन में दिखा रही साइन वेव, इसलिए यहाँ पर आप √2 लगा सकते हैं क्योंकि √2 डिराइव साइन वेव के लिए हुआ सर, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते थे। V01 RMS किसके बराबर होगा? 2Vs अपॉन √2 पाई, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा, करके देखें, ये आ रहा है मेरे पास। जी ये आ रहा है आपके पास? जी नोट करें। अच्छा इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए फॉर नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हार्मोनिक, कौन सी होगी? नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉसिबल हार्मोनिक कौन सी होगी? हैं? बताएं। n इक्वल टू 3 सर 3। 3, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 की पीक वैल्यू क्या होगी? चलिए पीक बता दें सर। आप कहेंगे सर 2Vs/3 पाई, और RMS क्या होगी? 2Vs/3 पाई। और अगर आप इसकी पूरा भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? V3 किसके बराबर होगा? 2Vs/3 पाई साइन ऑफ 3ωt, यही होगा ना? बताएं, सही कह रहा हूं? हेलो, जी सर। इससे नतीजा क्या निकला? लिखें, एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीजेस, लिखिए एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ हार्मोनिक बढ़ते जाएंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिक्रीजेस। देखें फर्स्ट का पीक ये है 2Vs/पाई, और थर्ड का पीक क्या है? ये है 2Vs/3 पाई, तो आपका मैग्नीट्यूड गिर गया 5 पाई, अगर अगली पे जाएंगे तो 5 होगा, तो वो 5 पाई और गिर जाएगा। एज द नंबर ऑफ हार्मोनिक इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिक्रीजेस एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप देखें इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर साइन ω t था, यहाँ पर साइन 3ωt है, तो ओमेगा क्या होता है? 2πf, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो 3 टाइम्स हो गई। ओके लिख लिया यहाँ तक? जी नोट कर लिया? जी सर। आगे लिखिए, फंडामेंटल कंपोनेंट हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल कंपोनेंट हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो फंडामेंटल है हमारा उसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा मगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। लिख लिया? जी सर। हेडिंग दीजिए परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, हेडिंग दीजिए परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। लिखें, द आउटपुट ऑफ प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स कंटेन हार्मोनिक्स। द आउटपुट ऑफ प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स कंटेन हार्मोनिक्स। कोई भी प्रैक्टिकल इन्वर्टर आप लेंगे उसके आउटपुट में लाजमी तौर पे हार्मोनिक्स होंगी। एंड द क्वालिटी ऑफ एन इन्वर्टर इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। The quality of an inverter is evaluated in terms of following parameters. So the quality of inverter Is evaluated in terms of following parameters. पहला लिखिए, पहला लिखिए हार्मोनिक फैक्टर।
जी सर। of nth harmonic. जी, हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक लिख लिया। इसका फॉर्मूला लिखें, हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक, ये क्या चीज है? आउटपुट, ये इसका फॉर्मूला होगा। देखिए ये होता क्या चीज है, मेजर ऑफ इंडिविजुअल हार्मोनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल हार्मोनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। It is a measure of individual harmonic contribution. ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा है वी नॉट एन, ये क्या है कि किसी भी nth हार्मोनिक है, यानी 1 है, 1 भी हो सकता है, 3, 5, 7, 1 तो खैर नहीं होगा क्योंकि 1 हार्मोनिक नहीं होता। 1 जो है वो तो फंडामेंटल कंपोनेंट है, हार्मोनिक उसके बाद से शुरू होती है, तो आप हार्मोनिक कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा। देखिए मैंने लिखा भी आगे, n ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, n से 1 से बड़ा होगा तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मगर हमारे केस में 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर्स हैं हमारे पास, सिर्फ ऑड नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब n सिर्फ 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं फंडामेंटल से ताकि पता चल जाएगा इंडिविजुअल हार्मोनिक की कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल क्या है। अच्छा, यहाँ जो वैल्यूज रखनी है, अब या तो पीक रख दें या आरएमएस रखते हैं, दोनों में से कोई एक रख दें। तो नॉर्मली हम आरएमएस रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफ़ा आप ऊपर आरएमएस नीचे पीक रख दें, वो तो गलत हो जाएगा। ऊपर भी पीक रखें, नीचे भी पीक रखें, या ऊपर भी आरएमएस रखें, नीचे भी आरएमएस रखें, ये आपको लास्ट में एक वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए नंबर 2, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी पहला वाला सिंगल हार्मोनिक के लिए था, ये टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्वेश्चन, इसको टीएसटी कहते हैं, इसको कहते हैं टीएसटी। देखिए भाई, आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. यस सर। देखिए, द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय ऑल द हार्मोनिक कंटेंट्स इज कॉल्ड टीएचटी। द डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय all the harmonic contents, yeah, all harmonic components is called THD, total harmonic distortion. It means it is a measure of closeness in shape. It means it is a measure of closeness in shape between a waveform and its fundamental component. It is a measure of closeness in shape between a waveform and its fundamental component. यानी वो ये कह रहा है कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है कि टोटल जितनी भी हार्मोनिक्स हैं वो कितना डिस्टॉर्ट कर रही हैं, ये चीज़ हम मालूम करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जैसे मैंने कहा था कि फंडामेंटल कंपोनेंट साइन वेव है, मगर उसमें हार्मोनिक्स ऐड करें तो वो स्क्वायर वेव बन जाती है, या ट्राइंगुलर बन जाती है, या सॉटूथ बन जाती है। बात बताई थी ना मैंने आपको, बोले? जी सर। इसका क्या मतलब हुआ कि हार्मोनिक ऐड करने से शक्ल बदलती है ना, साइन स्क्वायर बन गई, या ट्राइंगुलर, या सॉटूथ, या कोई और बन गई, तो शक्ल बदल रही है ना। तो वो यही पूछ रहा है, कह रहा है कि तमाम हार्मोनिक की वजह से जो डिस्टॉर्शन होती है उसको टीएसटी कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि वो वेव फॉर्म और फंडामेंटल कंपोनेंट में कितनी मुमासलत है, यानी कितनी करीब है वेव फॉर्म फंडामेंटल के, उससे पता चलेगा उसमें हार्मोनिक कितने हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात? हेलो, ओके, इसका फिर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इसका फार्मूला नोट करिए। फार्मूला है THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये भी इसी तरह से V01 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। और अंदर अब पहले तो एक आ रहा था ना कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट, अब वो कह रहा है कि सारे कंपोनेंट ले लें। सारे कंपोनेंट कितने होंगे? n 1 से आगे शुरू करेगा, 2, 3, 4, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। ये आपका एक पूरा एक तरह से सम करके आरएमएस भी ले लिया, रूट मीन स्क्वायर,
और उसको रूट मीन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये टीएचडी का फॉर्मूला है, नोट कर लें आपको। नोट कर लिया? सर अभी तो है ना कि बी एंड जे वो सिर्फ ऑड पे एग्जिस्ट करेगा। वो तो हमारा केस है ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये फॉर्मूला तो जनरल है ना। मैंने कहा वो तो हमारा केस है ना, समझ गए बात? ये केस तो मैं जनरल लिख रहा हूँ ना 2 3 4, तो जिसमें ये केस ना भी हो तब भी ये वैलिड हो, तो हम तो जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, सही है। तो तीसरे हेडिंग दीजिए डिस्टॉर्शन फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर अच्छा लिखिए, total harmonic distortion THD gives the total harmonic content. Total harmonic distortion gives the total harmonic content, but it doesn't indicate the level of each harmonic. But it does not indicate the level of each harmonic component. But it does not indicate the level of each harmonic component. Therefore, full stop. Therefore, DF, any distortion factor, indicates the amount of harmonic distortion, therefore distortion factor indicates the amount of harmonic distortion. Distortion factor indicates the amount of harmonic distortion that remains in a particular waveform. Indicates the amount of harmonic distortion that remains in a particular waveform after the harmonics of that waveform have been subjected to a second order attenuation. Subjected to a second order attenuation. Bracket में लिखें, that is divided by n square. सही। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, अभी मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, लेकिन इसकी एक इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखने के DF यानी डिस्टॉर्शन फैक्टर इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस. DF is the measure of effectiveness in reducing unwanted harmonics. DF is the measure of effectiveness in reducing unwanted harmonics. फिल्ट्रेशन में डिस्टॉर्शन फैक्टर बड़ा काम आता है क्योंकि अनवांटेड हार्मोनिक्स को रिमूव करने में ये हेल्प करता है. लिख लिया, नोट कर लिया? DF is the measure of effectiveness in reducing unwanted harmonics. नोट कर लिया? भाई नोट कर लिया? हाँ? Yes, sir. एक दफा रिपीट कर दे अरे यार अब इतना लंबा रिपीट नहीं कर रहा. सर। मेजर ऑफ के बाद बता दें। मेजर measure of effectiveness DF in is the measure reducing of, unwanted. हाँ, measure of effectiveness in reducing unwanted harmonics. देखो वो बेसिकली क्या ही ये रहा है कि जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन था ना वो तो सिर्फ हार्मोनिक कंटेंट दे रहा है, मगर डिस्टॉर्शन फैक्टर ये कर रहा है कि वो न सिर्फ हर लेवल की डिस्टॉर्शन बता रहा है बल्कि वो ये कर रहा है कि अगर आप इसके अंदर सेकंड ऑर्डर अटेन्युएशन यानी कि फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है सेकंड ऑर्डर अटेन्युएशन, वो अगर आप प्रोवाइड करें तो वो हार्मोनिक कंटेंट बता रहा है कि कितना रह जाएगा. नहीं, आसान लफ्जों में अगर मैं इसको कर दूं कि वो सिंपल ये कर देता हूँ कि जो वेव फॉर्म है आपकी उसमें जो हार्मोनिक्स हैं उसको पहले सेकंड ऑर्डर अटेन्युएट करेगा यानी n स्क्वायर से डिवाइड करेगा और उसके बाद हार्मोनिक कंटेंट उसमें बताएगा, तो उसको डिस्टॉर्शन फैक्टर कहते हैं.
तो डिस्टॉर्शन फैक्टर का जो फार्मूला होगा वो किस तरह से होगा, वो बिल्कुल हार्मोनिक THD जैसे ही फार्मूला है, मगर एक डिफरेंस आ रहा है इसमें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखिए इसमें ये फार्मूला अभी तक सेम चल रहा है THD का और इसका, ये भी मैं जनरल लिख रहा हूँ तो 2 3 4 ही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा कि वी नॉट एन का स्क्वायर के बजाय डिवाइड कर देंगे इसको एन स्क्वायर से और फिर इसका होल का स्क्वायर लेंगे। दैट्स द फॉर्मूला फॉर डिस्टॉर्शन फैक्टर, ये नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डिस्टॉर्शन फैक्टर, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डिस्टॉर्शन फैक्टर। सर थर्ड भी यही थी। हाँ थर्ड भी यही है, लेकिन इसमें फर्क है, ऑफ nth हार्मोनिक, ये आ गया एक इंडिविजुअल लेवल जो हम बात कर रहे थे ना शुरू में, वो कलेक्टिव बात हो गई थी, ये इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है ऑफ nth हार्मोनिक, वो इंडिविजुअल बात हो गई, ये सॉरी वो कलेक्टिव बात हो गई, ये इंडिविजुअल बात हो रही है। तो इसको लिख लीजिए कि इट प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल हार्मोनिक लेवल, इट प्रोवाइड्स द, बल्कि यूं लिखिए इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल हार्मोनिक लेवल, और इसका फॉर्मूला वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, बस एक फर्क आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर n लग जाएगा ताकि पता चलेगा कौन से के लिए हम काम कर रहे हैं, V नॉट n RMS, इसको हम डिवाइड वही कर रहे हैं V नॉट 1 RMS, मगर यहाँ पर साथ में n स्क्वायर से भी डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा फर्क आ रहा है। n को हम जगह जगह कह रहे हैं 1 से बड़ा है। ठीक है, नोट कर लिया। पांचवी हेडिंग दीजिए लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, ये 5 पैरामीटर्स हैं, ये आखिरी है लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, इसको LOH कहते हैं, बहुत मशहूर है, जगह जगह लिखा मिलेगा आपको LOH, लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। लिखिए जी, यहां तक नोट कर लिया, लिखवाऊं? LOH is the harmonic component, बिल्कुल लिखें, LOH is that harmonic component, LOH is that harmonic component which frequency is closest to the fundamental, which frequency is closest to the fundamental one, clear? LOH is that harmonic component which frequency या whose frequency is closest to the fundamental one and its amplitude is greater than or equal to 3% of fundamental component, and its amplitude is greater than or equal to 3% of fundamental component, ये कहलाती है लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। तो जरा देख लीजिए लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक के दो क्राइटेरियाज हैं, पहला greater than or क्राइटेरिया equal है to 3% of fundamental component। LOH के दो क्राइटेरिया यहाँ पे, पहला क्राइटेरिया तो सिंपल ये है कि वो फ्रिक्वेंसी में सबसे करीब होना चाहिए, तो जाहिर है सबसे करीब कौन हो सकता है फंडामेंटल के, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, यही करीब है ना। हाँ यस सर। और दूसरी बात वो कह रहा है कि करीब भी होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 3% ऑफ फंडामेंटल से कम, यदि कम ना हो, या तो इक्वल हो या ज्यादा हो, ठीक है। यानी अगर 10 वोल्ट है इसका फंडामेंटल कंपोनेंट का, तो इसका कम से कम 3 तो हो, 3 से कम ना हो। बात समझ में आ गई? यस। तो LOH की कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट आपको बताया गया कि LOH के दो क्राइटेरियाज है जिनको फुलफिल करके आप LOH को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी यहाँ तक नोट कर लिया सबने? हेलो, जी सर। ओके, चलें न्यूमेरिकल लिखिए।
मैं लिखवाता हूँ आपसे। हाँ, लिखिए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर शोन इन द फिगर, जो हमने बनाई क्लास में। A single phase half bridge inverter shown in the figure has a resistive load R equal to 2.4 ohm. And the DC voltage resistive load of resistive load R equal to 2.4 ohm. R equal to 2.4 ohm. And the DC input voltage Vs equal to 48 volt. लिख लिया यहाँ तक? Vs equal to 48 volt. लिखिए कैलकुलेट पार्ट ए, RMS output voltage at fundamental frequency. Output RMS output voltage at fundamental frequency. Part B, output power. Part C, average and peak currents of each transistor. Average and peak currents of each transistor. Part D, मैंने पार्ट सी में क्या लिखा है? एवरेज एंड पीक करंट्स ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, एवरेज एंड पीक करंट ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, ये लिखा है ना। नेक्स्ट लिखिए पार्ट सी, ये लिखा है ना। पार्ट डी लिखे, पार्ट डी है THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। पार्ट ई लिखे DF, डिस्टॉर्शन फैक्टर। और पार्ट एफ लिखे HF एंड DF ऑफ LOH। HF एंड DF ऑफ LOH, यानी HF जो है वो निकालते कैसे हैं? HFN, और DF कैसे निकालना है? DFN। N की वैल्यू पता ही नहीं है तो इसलिए कह रहा है LOH, तो LOH पहले फाइंड करें वो कौन सा N है, उसके बाद यहाँ रखे और वैल्यू हासिल कर ले। बात समझ में आई? हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, जी सर। ओके, चलिए स्टार्ट करना न्यूमेरिकल। क्या डाटा क्या दिया हुआ है बताएं? डाटा क्या दिया है? VS इक्वल्स टू सर आर VS इक्वल टू 48 वोल्ट, और R इक्वल्स टू 2.4 ओम। ठीक है। पार्ट ए में क्या है? V01 RMS, यही है। जी। पार्ट बी में क्या है? P0। पार्ट सी में क्या है? एवरेज और क्या था? एवरेज और पीक, है ना? yes sir peak तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है। पार्ट डी में क्या था? THD ई में DF एफ, HF and DF of LOH ये है। तो स्टार्ट करें पार्ट ए, कैसे होगा? आप कहेंगे सर V01 जो आया है हमारे पास वो 2VS ओवर पाई साइन ओमेगा टी, यही आया था, yes sir हमने ड्राइव किया था। और यहाँ आप RMS निकाल रहे हैं, तो RMS कैसे निकलेगा? पीक इंटू डिवाइड बाई √2 पाई। कर लोगे फाइंड आउट? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बताएं?
पी नॉट। पी नॉट तो सिंपल है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, और वी नॉट हमने लास्ट क्लास में निकाला था, क्या आया था, वी एस बाई 2 आया था। चेक करें, मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ये दोनों आंसर मैंने लिख दिए, चेक करें दोनों आंसर सही हैं। 21.6 सही है सर। और आउटपुट पावर कॉल यही है ना? हाँ यही आ रही है। ओके, सी पार्ट, सी क्या कह रहा है? पीक करंट और एवरेज। तो पहले पीक निकाल लेते हैं। पीक करंट क्या था? आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर, तो यही होगा ना, आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। देखें ये आ रहा है 10 एम्पियर। हाँ इसे यही आ रहा है। और एवरेज करंट क्या आएगा? एवरेज करंट डिपेंड करेगा ड्यूटी साइकिल पे। ड्यूटी साइकिल चूंकि 50% रखा हुआ है हमने, तो एवरेज करंट भी 50% हो जाएगा, यानी कि 10 एक दफ़ा 10 देगा, दूसरी दफ़ा नहीं देगा, ऑफ रहेगा 0 डिवाइड बाई 2, तो तकरीबन कितना देगा 50% के हिसाब से 5 एम्पियर। सर ये 50% कैसे पता लगा है? नॉर्मली ड्यूटी साइकिल 50% होता है ना, और नॉर्मल ठीक है सर। इस केस में हम ड्यूटी साइकिल 50% ही तो लिया था, जब भी तो स्क्वायर वेव बनेगी, सही मतलब सही सर। स्क्वायर वेव नहीं होगी ना, फिर रेक्टेंगुलर वेव हो सकती है ना। सर अच्छा, इसके बाद टीएसडी है। टाइम बड़ा कम रह गया हमारा। इसका टीएसडी है। टीएसडी कैसे निकलेगा? फंडामेंटल को डिवाइड करेंगे सम से। तो वो सम कैसे निकाले? वो तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना सम, बताएं। यानी अगर मैं पहले इसको सॉल्व कर लूं तो नीचे तो सिर्फ डिवाइड करना है। अब इस केस में लूंगा तो 2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा 3 5 7 वी नॉट एन का स्क्वायर। ये कैसे करूं भाई, बताएं। इसको अगर मैं आपसे ये बोलूं, मुझे एक बात बताएं, इन पूरी टर्म्स में फंडामेंटल है और उसके साथ ऐड हो रही है इनफाइनाइट हार्मोनिक्स, मैं सही कह रहा हूं? यस सर। तो अगर मैं ये लिख दूं कि भाई फंडामेंटल कंपोनेंट में से, सॉरी टोटल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज है ना, टोटल वोल्टेज में से फंडामेंटल वोल्टेज को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा बताएं। nth हार्मोनिक। भाई मैं कह रहा हूँ टोटल वोल्टेज में से अगर फंडामेंटल को माइनस करें तो बचेगा क्या? सम ऑफ ऑल हार्मोनिक्स, यस सर। ये बचेगा। बोले टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, या टाइम थोड़ा सा रह गया हमारा, ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। क्लास है सर। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भेज दूं फिर, देख लोगे आप लोग? जी सर, वो करना नहीं होगा तो सर नेक्स्ट में पूछना। नेक्स्ट कल ही है ना, तो कल फिर पूछ। जी सर। चलें ठीक। अटेंडेंस किसी की रह गई तो मुझे व्हाट्सएप कर दे।